जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। हर बार की तरह आज भी एक अच्छा सेशन लेकर के आया हूं जो पहले की तरह लाजवाब होगा। इसमें आप देखेंगे 30 ऐसे प्रश्नों को जो भारत से जुड़े हुए हैं। इसमें मैं बात करूंगा बड़ा, छोटा और भारत के प्रथम व्यक्ति की, जैसे कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। इसी तरह के देखते हुए और मैं बताऊंगा भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किसने लाया था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जो आपकी एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर देख लीजिए, पहले आपको अच्छा लगे, अच्छा तो लगना ही है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, नर्मदा नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर। मैं आपको बता दूं कि भारत की जो सबसे लंबी नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर। इसकी कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको देखिए यहाँ पर दे देता हूँ। ये जो नहर आप देख पा रहे होंगे, ये नहर निकला है सतलुज नदी से। ठीक है, पंजाब के सतलुज नदी से निकला हुआ है ये नहर। और लगभग आपको 650 किलोमीटर होते हुए ये बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर होते हुए राजस्थान के 7 जिलों से गुजरती है ना। तो ये भारत की सबसे लंबी नहर है जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। इसमें दो तरह की नहरें हैं। पहली नहर है मुख्य नहर और दूसरी नहर है फीडर नहर। मतलब फीडर नहर हम उसको कहते हैं जो नहर आकर के उसमें जुड़ती चली जाती है, उसको कहते हैं फीडर नहर। तो अगर इंदिरा गांधी फीडर नहर की बात करें तो ये है 204 किलोमीटर लंबी, और मुख्य नहर की बात करें तो ये है 445 किलोमीटर नहरी लंबी। तो कुल मिलाकर के इंदिरा गांधी नहर की लंबाई हो जाती है 1095 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला ये कौन सा है? पूर्णिया, कच्छ, सोनपुर या बीकानेर? तो देखिए, आपको सिर्फ मैं ऐसा नहीं कि और चैनल की तरह सिर्फ आंसर बताते चलूँगा, आंसर के साथ आपको इतनी सारी जानकारियाँ होंगी, ये कहते हैं ना गागर में सागर भरने वाली बात, वो रहेगी। तो देखिए, आपको ये हमारा गुजरात का नक्शा, और गुजरात का एक ज़िला है कच्छ, जिसे आप लाल कलर में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा ज़िला है और इसका जो क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम बात करें इसके लोकेशन की तो ये उत्तर उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। अब इसके पड़ोसी राज्यों की बात कर लेते हैं तो नीचे जब आएंगे तो आपको महाराष्ट्र मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो आपको राजस्थान मिलेगा, है ना। और गुजरात एक एक जी के और भी देख लिए, मैंने कई वीडियो में बताया है कि ये सबसे बड़ी तटरेखा वाला जिला राज्य है। तो आपको ये भी याद रखना है कि गुजरात का खाली क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो गुजरात के क्षेत्रफल का यह 25% लगभग, पॉइंट में बात कर लीजिए तो 23.27% है। यानी लगभग एक चौथाई भाग गुजरात का ये कच्छ जिला कवर करता है। तो कितनी बड़ा जिला होगा आप समझ सकते हैं। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन क्या है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए हवाई पत्तन क्या होता है। हवाई पत्तन होता है एयरपोर्ट, और आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा एयरपोर्ट या सबसे ऊंचा एयरपोर्ट आपसे पूछा जा रहा है। सबसे ऊंचा आपसे एयरपोर्ट पूछा गया है, तो आपको बताना कि सबसे ऊंचा जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है। लेह में, धनबाद में, हिमाचल प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात, आप ऑप्शन को छांटना शुरू कीजिए। धनबाद कोई इतना बड़ा जगह नहीं जहाँ पर इतनी ऊंचाई मिल जाए। धनबाद तो आपका झारखंड का एक शहर है जो इतनी ऊंचाई पर है नहीं। बचे दो, लेह और लद्दाख। लेह लद्दाख दोनों एक ही है, एक ही जगह में। लेह जो है लद्दाख के अंतर्गत पाया जाता है, एक जगह है वो लद्दाख के अंतर्गत एक जगह है जो लेह कहलाता है। और लेह सबसे ऊंचाई पर एयरपोर्ट के लिए जाना जाता है, वो भी भारत का। तो कोसुक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट है यहाँ पर। लेह में एक एयरपोर्ट है जिसको कहते हैं कोसुक बकुला
रिम्पोची एयरपोर्ट। और ये जो एयरपोर्ट है आप समझ सकते हैं ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 3256 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर आप तुलना करें तो हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। उसका लगभग लगभग आप देखें तो 40% उसकी हाइट का है ना, आधा मान के चलिए। तो आप सोचिए कि कितनी ऊंचाई है हिमालय की, और उसका आधा में लगभग आधा ऊंचाई पर ये है। तो लेह कहाँ है, तो लद्दाख में है, और लद्दाख को सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। अब ये भी याद रखेंगे। सवाल नंबर 4, भारत में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? बिरला साइंस सेंटर, नेहरू प्लेनेटोरियम, बिरला प्लेनेटोरियम, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम, जो कि बिरला तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता में है। अगर भारत की बात करें तो भारत का तो सबसे बड़ा है ही, ये एशिया का भी सबसे बड़ा तारामंडल है, और साथ ही दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। इसकी जो बनावट है वो बौद्ध स्तूप की तरह है। बौद्ध स्तूप का मतलब गुंबद वाली डिजाइन जो होती है वो बौद्ध स्तूप की तरह होता है। अब इसके अंदर आप क्या देख सकते हैं, तारामंडल आप समझिए, जो हमारा खगोलीय जो होता है ना, वो आसमान में खगोलीय पिंड, सूर्य, तारे, ग्रह, ये सभी को एक कृत्रिम तरीके से बनाया गया है देखने के लिए, आपके लिए। सवाल नंबर 5, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद, कानपुर जियोलॉजिकल पार्क, नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली, या अरीनगर अन्ना जियोलॉजिकल पार्क। तो इसका सबसे जो आप देख पा रहे हैं भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो है अरीनगर अन्ना जियोलॉजिकल पार्क, है ना। अब ये कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में है। चेन्नई आप जानते हैं दक्षिण भारत का एक राज्य है चेन्नई, है ना। नहीं, राज्य नहीं है, ये तो राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होती है ना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और ये समुद्र तट से लगा हुआ है। आपको कई मैपों में हमने दिखाया है। आप जब बात करेंगे उत्तरी सरकार की, जिसको कार्नेटिक भी कहा जाता है, और उत्तरी सरकार से ठीक नीचे आप देखिए, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको बात समझ में नहीं। ये जो दक्षिण वाला पोजीशन होता है ना, इसको दो भागों में बांटते हैं। ऊपर वाले भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है, और इसको कहा जाता है ना यही वाला। तो ये वाला जो भाग है इसको कार्नेटिक के नाम से जानते हैं, कार्नेटिक। और कार्नेटिक का मतलब कर्नाटक नहीं होता है, याद रखिएगा, कार्नेटिक के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु, ये देखिए, तमिलनाडु की राजधानी यहाँ चेन्नई है, जो कि एक पोर्ट सिटी भी है। और यहीं पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। अगर अवस्थित की बात करें इसकी, तो ये कांचीपुरम में है, और यही भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 1855 में आम पब्लिक के लिए खोला गया यह जू 1300 एकड़ में फैला है। 1300 एकड़ बहुत बड़ी जमीन होती है। आप यहाँ एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर को काफी नजदीक से देख सकते हैं। सवाल नंबर 6, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? अब यहाँ जो नाम देख पा रहे हैं ये सारे के सारे कृत्रिम झील है। जितने भी आप देख रहे हैं कृत्रिम झील है। इनमें से सबसे बड़ा आपसे पूछ रहा है कृत्रिम झील, तो वो है गोविंद सागर झील। क्या है? गोविंद सागर झील, जिसे गोविंद पल्लभ पंत सागर भी के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अब इस वीडियो को आप यहाँ रोकें और रोक करके देख लें कि कौन कौन सा झील कहाँ पर है। ये देखिए, है ना, मानसबल झील, भूलर झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब जो आप देख पा रहे हैं, डल झील, वेरीनाग झील, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में हैं। उसके बाद खुरपा ताल झील, कंकाल झील, नौकुचिया ताल झील, और भी ये सब जो झील आपने देखा ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। इसी प्रकार आप इसको रोकें और रोक करके आराम से सारी चीज़ों को देख लें। मैं बढ़ता हूँ आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी, हुबली नदी, गंडक नदी, या कोसी नदी?
अगर आप कोसी नदी की स्थिति को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोसी नदी इतने मार्ग क्यों बदलती है। देखिए बगल में आपको क्या दिख रहा है मैप में, नेपाल, और नेपाल के पास से ये जो निकली है कोसी नदी कितनी ढलान को लेते हुए आई है। और जो नदी खड़ी ढलानों पर बहेगी उसमें तो मार्ग बदलने की क्षमता होगी, क्योंकि वह एक तो अपने प्रेशर के साथ आ रहा है, दूसरा उसमें गुरुत्वाकर्षण भी मदद कर रहा है। तो कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे कारण इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है या बिहार का श्राप भी कहा जाता है। सवाल नंबर 8, भारत में सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा है? यदि हम सबसे अधिक वनों की करते हैं तो झारखंड नहीं है, सिक्किम नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, ये है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन का किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश या टाइगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, लगभग 77, इसका जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल यहाँ बताया जा रहा है कि 30,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 77,400 वर्ग किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है। और अगर एरिया की अगर भारत के सापेक्ष में तुलना करें तो भारत के जो क्षेत्रफल है उसमें जितने वन हैं तो उसमें जो 30% एरिया है वो भारत का जो जंगल का वो सारा का सारा अकेले 30% एरिया मध्य प्रदेश कवर कर लेता है। अब आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने जंगल होंगे। बगल में जो आप मैप देख रहे हैं उसको देखिए कि मध्य प्रदेश जो पहला गोला है ये वाला, ये मध्य प्रदेश का है। ये आप देखिए यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश में देखिए आप मैप से ही खुद आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा है इसमें। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? इंडिया गेट नहीं, दिल्ली दरवाज़ा नहीं, बुलंद दरवाज़ा हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया। तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा जो है वही भारत का सबसे बड़ा या ऊंचा कह लीजिए ये दरवाज़ा है। भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में, प्रांत मतलब राज्य में, जो आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक एक स्थान है, एक दर्शनीय स्थल भी आजकल हो गया है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 एडी में करवाया था। बुलंद शहर का अर्थ होता महान या ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश भी द्वार भी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक तो देखा जाए तो ये किले का दरवाजा है, इसलिए इसको बुलंद दरवाजा भी कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा गुंबज कौन है? गोल गुंबज, बीबी का मकबरा, ताजमहल का गुंबज या इनमें से कोई नहीं? तो बीजापुर में स्थित गोल गुंबज भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। गुंबज किसको बोलते हैं वो आप देख लीजिए। ये जो आकृति यहाँ पर बनी हुई है इसी को गुंबज कहा जाता है। और ये देखा जाए तो लगता है छत्ता खोल के रख दिया, इसलिए खुला हुआ छतरी भी कहते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ पर लोग जब आते हैं ना बड़ा सुकून मिलता है और ऐसी आकृतियों के अंदर आपको ठंडक का अनुभव होता है। ये गोल गुंबज भारत का सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। इसका डायमीटर की अगर हम बात करते हैं, डायमीटर 44 मीटर है। 44 मीटर को अगर कन्वर्ट कीजिए 3 गुना कर दिए तो 125 फीट के लगभग होगा डायमीटर इसका, और इसकी ऊंचाई 51 मीटर है। सवाल नंबर 11, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे पहले आप बात समझिए बंदरगाह क्या होते हैं। बंदरगाह वो स्थान होते हैं जहाँ पर जहाज आकर के लगते हैं और माल का उतारा जाता है। माल जैसे कि सी पोर्ट बोल सकते हैं या जहाँ हवाई जहाज का एयरपोर्ट बोल सकते हैं। तो पानी का जहाज जहाँ लगेगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे बंदरगाह। तो क्या ये कोच्चि बंदरगाह है या मरमा गाँव है या कांडला है या मुंबई है? तो एक बात आप याद रखिए कि जो मुंबई बंदरगाह है वो रियल में नेचुरली बना है, उसे कोई बनाया नहीं है। इसलिए तो बंदरगाह का निर्माण कहाँ होगा? तो कहीं ना कहीं सी पोर्ट का
जो जगह होना चाहिए जो समुद्र किनारे हो वहाँ पर होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो मुंबई का जो बंदरगाह है वो कोंकण तट में है, और कोंकण तट में ये 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, और भारत का यह प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, मतलब बहुत बिजी रहता है यहाँ पर। भारत में कुल 13 बंदरगाह है और 100 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह हैं। प्रमुख वाला मेन वाला 13 है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह तमिलनाडु के तूतीकुरन बंदरगाह है। मतलब ये बनाया गया है, ये नेचुरली नहीं था, इसे बनाया गया है। और भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह है। निजी मतलब प्राइवेट। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? मासिनराम, लद्दाख, चेरापूंजी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। और ये जो सवाल आप इजी सा लग रहा होगा, ये बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है कि इससे पहले क्या था? इससे पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब क्या हो गया? मासिनराम, मेघालय, है ना, जो अपनी एक तो ऐसी जगह सुंदर तो होते ही हैं और बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है यहाँ पर, तो ये दोनों के लिए फेमस है। चेरापूंजी में कितनी वर्षा होती थी? 1012 सेंटीमीटर, और मासिनराम में कितनी होती है? तो 1221 सेंटीमीटर। अब आप अपने इलाका को पता कीजिए कि आपके इलाके में कितनी वर्षा होती है। हमारे देवघर जिले में वर्षा होती है 130 सेंटीमीटर, कभी कभी 120 सेंटीमीटर, 120 से 30 आप कह सकते हैं। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? देहरादून से कोचुवेली, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, लक्जर से नजीबाबाद, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। ये आप देख लीजिए, यहाँ मैप आप देखिएगा, दाहिना साइड का मैप को जरूर देखिए, आपको पता चलेगा डिब्रूगढ़ कहाँ है। डिब्रूगढ़ असम में है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। और यहाँ से देखिए कन्याकुमारी, आप देख पा रहे हो कितना लंबा ये रेल मार्ग है। दुनिया में सबसे लंबा रेल मार्गों में से भी यह 4 में जगह बना चुका है। कहने का मतलब टॉप 10 जो रेल मार्ग होता है उसमें भी इसका स्थान है। इसकी लंबाई कितना दिया है? 4000 किलोमीटर, है ना। और कितने राज्यों से गुजरा है? तो ये 9 राज्यों से गुजरा हुआ है। विवेक एक्सप्रेस इस रेलवे मार्ग पर दौड़ती है और पूरे रूट को कवर करती है। आपको ये भी याद रखना है कि विवेक एक्सप्रेस भी एक ऐसा एक्सप्रेस है जो यहाँ से मतलब डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। सवाल नंबर 14, भारत में सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा? आप समझिए पहले लीवर पुल क्या होता है। लीवर पुल वो पुल होता है जिसमें पिलर नहीं होते हैं। विवेकानंद सेतु, हावड़ा ब्रिज, गांधी सेतु, निवेदिता ब्रिज। तो इसका सही जवाब है हावड़ा ब्रिज, जिसको रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ये हावड़ा ब्रिज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ती है। उसके एक तरफ हावड़ा है, दूसरी तरफ कोलकाता है। इसका मूल नाम है नया हावड़ा पुल, लेकिन 14 जून 1965 को रविंद्र सेतु से इसको जाना जाने लगा, इसका नाम बदल दिया गया और आज भी यह हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अब इस ब्रिज को देखिए, कहीं भी आपको एक भी पिलर नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं आपके लिए वैसे ही वीडियो लाता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से लाभकारी होते हैं। झूठ मूठ का बनाने से क्या फ़ायदा जब आपको कुछ काम ही दिया नहीं। तो इसका सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उस समय मात्र 72 प्रतिनिधि थे और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ये सवाल पूछा जाता है, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ये भी पूछा जाता किस वर्ष हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर A.O. ह्यूम और संस्थापक थे ये, संस्थापक यानी महासचिव, संस्थापक यानी उसने स्थापना की थी और महासचिव भी थे। लेकिन ये जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो ये जो महाशय हैं बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी है, इन्हीं को नियुक्त किया गया। शुरुआती दिनों में देखा जाए तो ये कुलीन वर्ग की संस्था थी। अब आपको कुलीन वर्ग समझने के लिए फिर से समझिए। देखिए, समाज को 3 वर्गों में बांटा जाता था और ये आपको यूरोप की देन है। उसमें
फ्रांस की क्रांति में आपने पढ़ा होगा समाज 3 वर्गों में बट गया था। एक था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग जिसको अभिजात वर्ग कहते हैं, और तीसरा था कृषक वर्ग। तो जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग का कार्य ही था शासन संभालना, तो उसकी वर्ग की एक संस्था थी शुरुआत में। बाद में ये भारत की संस्था बन गई और भारत के लोग इसकी सहायता से, देखिए कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है देश की आज़ादी में। एक दल तो होना चाहिए जिसके अंतर्गत लोग संगठित होंगे, वो काम इन्होंने किया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रिंटिंग प्रेस यानी आजकल हम लोग बोलते हैं जहाँ छपाई का काम होता है ना, वो वाला कौन थे ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किया? जेम्स ए हिक्की, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड मेयो। तो इसका सही जवाब है जेम्स ए हिक्की। जेम्स हिक्की ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रिंटिंग प्रेस को भारत में प्रचलन करने में जाने जाते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। तो भारत में प्रथम व्यक्ति जो इसको शुरुआत किया वो थे जेम्स हिक्की। इसीलिए भारत में पत्रकारिता का पितामह भी इसे ही कहा जाता है। तो इसी के समय में बंगाल गजट नाम का पहला समाचार पत्र छपा था 1780 में, लेकिन मात्र 2 वर्ष तक चला और इसको बंद कर दिया गया। तो बंगाल गजट को इन्होंने एक दूसरे नाम से जाना जाता है, द हिक्कीज बंगाल गजट, ये नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द हिक्कीज बंगाल गजट, कलकत्ता जनरल एडवर्टिफर। ये देखिए वहाँ का न्यूज एक मिला था मुझे, तो मैंने सोचा लगा देता हूँ आपको देखने के काम आए। 17वां सवाल है, भारत का प्रथम कौन था? तो देखिए लॉर्ड विलियम बेटिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड कर्जन है। मैं इसके लिए आपको ये पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर मैं इसका टोटल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो अब लॉर्ड विलियम बेटिंग में देख लीजिए थोड़ा सा, ये कब से कब तक कार्यरत थे? तो ये थे 1828 से 1835 तक भारत में 3 साल रहे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर मैं आपको अगर बताऊं कि गवर्नर जनरल का क्या पोस्ट होता है, तो आज की तुलना करें तो गवर्नर जनरल का राष्ट्रपति जैसा पावर, जैसे कि आप देख पा रहे हो आजकल गवर्नर हम किसको बोलते हैं? राज्यपाल को कहते हैं, और गवर्नर जनरल किसको कहेंगे? राष्ट्रपति को कहेंगे। तो इस टाइप का एक एक्यूरेट तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस टाइप का वो पोस्ट था। ये इन्होंने 3 साल तक रहा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखिएगा। और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था भारत में। आप देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने काम किया था। आप देखिए क्या किया था, सामाजिक सुधार। ये राजा राम मोहन के साथ मिल करके सती प्रथा पर, सॉरी मैंने 3 साल कहा, 3 साल नहीं 7 साल रहे थे ये, 1835 होता है। तो सामाजिक सुधार पर इन्होंने काम किया था। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था। किसने? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक दोनों मिलकर। तो राजा राम मोहन राय कौन थे? वो समाज सुधारक थे। इसके बाद 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, समाज सुधार किया। अब सरकारी सुधार में ये देख लीजिए, 1833 में चार्टर एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए आप एक बात और याद रखिएगा, मैं थोड़ा इसको पहले कंप्लीट कर लो फिर बताता हूँ। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए सिविल सेवक के लिए योग्यता का आधार बनाया। पहले वंशवाद हो सकता था, लेकिन अब योग्यता को, अगर आप योग्य हैं तो आप सिविल सेवा में आ सकते हैं। शैक्षणिक सुधार में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में मेकाले आयोग का गठन 1835 में हुआ और इसने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया, है ना। यानी अंग्रेजी को इन्होंने जोर दिया फैलाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि कोई भी चाहता है कि हम दूसरे देश में कार्य करें, हमारी भाषा को समझने के लिए चाहिए, हमारे कार्य को आगे बढ़ाए, तो इन्होंने अंग्रेजी की सिफारिश की, नहीं अंग्रेजी होना चाहिए। इसलिए 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। और किसने की थी? तो ये आप देख रहे हैं इसी के लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मेकाले। तो भारतीय शिक्षा पद्धति में मेकाले का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है।
अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे ना, तो आप शुरुआत से देखिएगा कौन कौन थे। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे 20 अक्टूबर 1873 में आए थे, वारेन हेस्टिंग। आप सभी जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग कौन थे। तो बंगाल उसमें प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और वहीं पर एक दिया गया इनको गवर्नर जनरल का पोस्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को, वारेन हेस्टिंग को। और ये 20 अक्टूबर 1773 से 1 फरवरी 1785 तक रहे थे। इसके बाद आया था कार्यकारी के, मतलब उसमें नहीं हो पाए थे, तो कार्यकारी के तौर पर सर जॉन मैकफर्सन को रखा गया था कुछ दिनों के लिए, लगभग 1 साल के लिए। उसके बाद आए कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो 1786 में आए और 1793 तक रहे। फिर आया सर जॉन शोर, जो अक्टूबर 1793 में आए और क्या कहते हैं 1793 में आए और 1798 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद आए कार्यकारी, फिर एक कार्यकारी आए सर अलर्ड क्लार्क, जो 1798 में आए और 1798 में मार्च में आए थे और मई में चले गए। इसके बाद आता है द अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन वेसेल्सी। तो इतना मत समझिए, लॉर्ड वेलेल्सी, वेलेल्सी आप याद रखिए, ऐसे याद आपको नहीं होगा, लॉर्ड वेलेल्सी आप ऐसे करके याद रख लिए। तो ये आए और ये 1798 में आए और 1805 तक रहे। फिर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखिए कॉर्नवालिस का नाम देखिए, दोबारा आया कॉर्नवालिस। अब ये भी याद रखिएगा कि 2 बार आया। अभी तक बंगाल का जो गवर्नर जनरल 2 बार कौन बने थे, कॉर्नवालिस बने थे। ये 1805 में आए थे जुलाई में, और फिर अक्टूबर में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। फिर आया जॉर्ज बार्लो बीटी, ये कार्यकारी थे। ये 1805 10 अक्टूबर 1805 को आए थे और 31 जुलाई 1807 को इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद लॉर्ड मिंटो आए, और आपने मॉर्ले मिंटो सुधार के तो बहुत सारा जानते ही, मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में। इसके बाद द अर्ल ऑफ मोयरा आए, फिर एडम्स आए, जॉन एडम्स जो कार्यकारी थे। फिर आए लॉर्ड एमहर्स्ट, विलियम बटरवर्थ वेले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब आप यहाँ पर देखिए कि इतना तो आप याद नहीं रख सकते, आपको इंपॉर्टेंट वाले याद रखना। वारेन हेस्टिंग को याद रखना, फर्स्ट वाले था लेकिन बंगाल का था। उसके बाद आप कॉर्नवालिस को भी याद रखिए, और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कॉर्नवालिस 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल बने। फिर मॉर्ले मिंटो, आप सुधार के लिए आप मॉर्ले द लॉर्ड मिंटो को भी जरूर याद रखिएगा, और ये 1807 में आए थे। अब हम बात करेंगे कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अब उसी का यहाँ क्या कहा हमने, देखिए कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल को ही अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो लास्ट वाले थे 14वें नंबर पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और उसी को बना दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यही बात आपको समझनी है। और ये बना था, दोबारा जो बने थे ये 1833 में बने थे, ठीक है। तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल में कॉर्नवालिस 2 बार आए। अब विलियम बेंटिंग से शुरुआत हो गया। इसके बाद मेटकाल्फ आए, फिर ऑकलैंड आए, एलनबरो आए, फिर विलियम विल्बरफोर्स बर्ड आए, हेनरी हर्डिंग आए। इसके बाद द अर्ल ऑफ डलहौजी। हाँ, डलहौजी आपको याद रखना, रेलवे को जो भारत में लाया है ना, तो ये डलहौजी ही थे जो 12 जनवरी 1848 को ये गवर्नर जनरल बने, और 28 फरवरी 1856 को इसको रिटायरमेंट दिया गया। अब देखिए, अब गवर्नर जनरल अंतिम अगर हम बात करते हैं तो वो थे द विस्काउंट कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल। ये आपको सवाल आएगा, मैं एक बार शुरू से बता दूं, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब तो फर्स्ट वाइसराय कौन होंगे? अब देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो आप विलियम बेंटिंग अंतिम वाला, तो उसको बना दिया फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल का पोस्ट जब खत्म हुआ तो वाइसराय की पोस्ट शुरू हुई, तो कैनिंग ही हो गए वाइसराय। इसके बाद वाइसराय में एल्गिन आए, नेपियर आए, विलियम डेनिसन आए, बीटी आए, मेयो आए, जॉन स्ट्रेची आए, नेपियर आए, नॉर्थबुक आए, लीटन आए। और लीटन आयोग का भी एक चर्चा मैं बाद में कभी करूंगा, लीटन आयोग की चर्चा। द मार्कस ऑफ रिपन आए, द अर्ल ऑफ डफरिन आए, लेंसडाउन आए, एल्गिन आए, केल्डस्टोन आए, मिंटो फिर दोबारा आए। इसके बाद पेनसर्ट आए, चेम्सफोर्ड आए, चेम्सफोर्ड का तो एक आयोग का भी गठन हुआ है, रीडिंग आए। इरविन को भी आपको याद रखना है, इरविन आपको याद रखना है 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931। इसलिए याद रखना है क्योंकि ये क्या बोलते हैं, इसके साथ समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, इसलिए। विलिंगटन आए, फिर लिन लिथगो आए, ठीक है। तो लिन लिथगो आए थे 1936 में। इसके बाद विटान वेबेल आए, और वेबेल के बाद अंतिम आए माउंटबेटन, है ना।
तो अगर हम बात करते हैं वायसराय की, तो वायसराय सबसे पहला था कैनिंग, और अंतिम में आ जाते हैं हम माउंटबेटन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये सी राजगोपालाचारी आ जाएंगे। तो इतनी बातें तो आप कोशिश कीजिए याद रखने का, इसलिए मैं अलग अलग सवालों में सबको लिया हूँ। अब देखिए, अब कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे। अभी तो हमने आपको बता दिया, जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही तो प्रथम वायसराय होगा, यानी वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये देखिए, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 में शुरू हुआ और 1862 में समाप्त हो गया। 1857 के विद्रोह जैसी घटनाएं उनके कार्यकाल में हुई और 1857 में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। आप एक चीज़ याद रखिए, दिल्ली में विश्वविद्यालय की स्थापना उस समय नहीं हुई थी, सारे के सारे प्रेसिडेंसी थे वहाँ हुई थी। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम और 1858 के चार्टर एक्ट का पारित होना उनके कार्यकाल में हुआ था। और एक बात आप ये भी याद रखिएगा, बंगाल विभाजन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। उनके कार्यकाल की प्रमुख विशेषता भारतीय क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को समाप्त करना। और देखिए, ईस्ट इंडिया जो समाप्त किया, इसके पीछे एक घटना है। जब 1857 की क्रांति हुई तो महारानी ने देखा कि लोग अब भड़क चुके हैं, तो ब्रिटिश शासन के चलते लोग नाराज थे। तो ब्रिटिश शासन में किसके शासन के प्रति नाराज थे? वो जो कंपनी का शासन था उसके चलते नाराज थे, तो उसको समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम जो लाया गया, उसके माध्यम से ब्रिटिश ताज, मतलब जो महारानी हुआ करती थी, आज भी है, तो उसके अंतर्गत स्थानांतरण कर दिया शासन व्यवस्था को। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जेम्स ए हिक्की, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम। तो दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ऑलमैंड ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ये पहले भारतीय थे जो 1892 के आम चुनाव में जीत करके फिन्सबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी के लिए चुने गए, जो पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद थे। इनके बारे में देखिए, यहाँ कुछ जानकारी दिया हूँ। कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेता थे। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। समाचार पत्र राष्ट्र गफ्तार साप्ताहिक निकाला। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। पारसी धर्म आंदोलन रहनुमाई वजदेयान सभा का गठन किया। ब्रिटिश संसद के निर्वाचित होने वाले पहले एशियाई जो कि लिबरल पार्टी से थे। सवाल नंबर 20, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? रुकिए 1 मिनट। मैंने जो कैनिंग को कहा भारत विभाजन के समय नहीं, वो कर्जन थे। आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुधार करेंगे। जो कर्जन थे ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ कि कैनिंग थे कि कर्जन थे। तो आप क्या करें, आप कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। कैनिंग थे कि कर्जन थे, आपको बताना है। और मैं थोड़ा सा दिमाग में जोर डालूंगा ना, तो शायद आ जाए। भी मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। 1911 के समय बंगाल जो विभाजन हुआ, 1911 में हुआ कहाँ था यार? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसीलिए तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। भारत का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। और 1912 में से तो ये इसका एकीकरण हो गया था, जो जॉर्ज पंचम जब आए थे भारत की यात्रा पर, दौरे पर आए थे उस समय। तो यही वाली बात आपको बस ये बताना है कि ईयर क्या था, ठीक है। 1905 की ये बात है। तो 1905 में कैनिंग और कर्जन में कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं अभी छोड़ देता हूँ, मैं कुछ झूठ मूठ का आपको गलत नहीं बताऊँगा। तो आप इसको आप देख करके, अगर आप थोड़ा देर वेट करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन थे। हाँ, याद आ गया। इस समय ये कर्जन थे, ठीक है। ये क्या थे? कर्जन थे। और हाँ, कर्जन ही थे, दूसरा नहीं थे। 1905 में, अब डेट भी मुझे याद आ गया कि 16 अक्टूबर 1905 को, ये भी डेट मैं लिख देता हूँ, आपको फ़ायदा देगा कि 16 अक्टूबर 1905 को ये थे। तो मैंने थोड़ा देर सोचा तो मुझे याद आ गया। और कैसे हमने याद रखा था? देखिए, कर्ज लेने की वजह से हम ऐसे याद रखे हैं कि इसने कर्ज लिया था, तो कर्ज लेने की वजह से इसका ज़मीन 2 भागों में बट गया। एक बंगाल को दे दिया भारत को, और एक बांग्लादेश को दे दिया।
तो इस तरह करके मैंने याद रखा था कि उसने ऐसा किया। ठीक है, नाम में देखिए करजन है तो एक कर्ज से हमने याद रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत का वायसराय बने रहे और इसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही रहे। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी हमने आपको बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो इसका सही जवाब लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? ये 1951 की बात है। विजय मित्तल, मिहिर सेन, JRD टाटा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम पायलट जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा थे, यानी JRD टाटा। भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा 29 जुलाई 1904 का जन्म है इनका और 29 नवंबर 1993 की मृत्यु है इनकी। एक फ्रांसीसी मूल के भारतीय एविएटर और बिजनेस टाइकून थे। वे 1929 में भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने। टाटा पेरिस में जन्मे थे और वह फ्रांसीसी मूल के भारतीय नागरिक थे। वह 1929 में भारत के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले पायलट बने, जबकि कबाली भारतीय मूल के पहले पायलट थे जिन्हें लाइसेंस मिला। देखिए ये भारतीय मूल के थे नहीं, ये फ्रांसीसी मूल के थे। भारतीय मूल वाला भी आपको याद रखना कबाली थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत का अगर हम बात करें तो माउंटबेटन थे, लेकिन यहाँ एक शब्द जोड़ा गया है भारतीय। तो भारतीय में थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल बने रहे। इनके बाद यह पद 1950 में समाप्त हो गया और जब 1950 में सब पद समाप्त हो गया तो गवर्नर जनरल होंगे ही नहीं। तो यही अंतिम हमारे भारतीय जोड़ा है, इसीलिए अगर भारतीय नहीं जोड़ता तो माउंटबेटन होते। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? देखिए बहुत इजी सवाल आपको लग रहा होगा ये, लेकिन इजी मान करके ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इजी भी पूछ दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा लिस्ट जो राष्ट्रपतियों की है। तो महात्मा गांधी कभी राष्ट्रपति बने नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये तो आपका प्रधानमंत्री थे, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को और निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे ये। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 जो था और 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का भी दायित्व निभाया था। सम्मान से उन्हें राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा करते थे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार भारत के लिए राष्ट्रपति बने हैं। इनका कार्यकाल देख लीजिए आप, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, 2 बार। अगला देखिए, अगला है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म 1897 में और इनकी देहांत 1969 में हुआ था। बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा भी की इन्होंने। बाद में देश के उपराष्ट्रपति चुने गए और भारत के तीसरे एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन। इनका जो कार्यकाल था वो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। चूँकि इनका देहांत हो गया तो इसके बाद ये पद खाली हुआ, दूसरा कोई आएंगे, है ना। तो ये प्रथम मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे जो राष्ट्रपति पद तक पहुंचने में सफल रहे। राष्ट्रपति
आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये आप तो भली भांति जानते हैं कि प्रथम कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम आज शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक? तो 1952 से लेकर के 1957 तक। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को और देहांत 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। ये द्वितीय राष्ट्रपति बने, प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने। कार्यकाल इनका था 1962 से लेकर के 1967 तक। तो देखिए ये दोनों रह चुके हैं। ये महान संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। इन्हीं के गुणों के कारण 1954 में भारत ने सबसे बड़ा सम्मान, जिसका हमने पिछली बार क्लास में जिक्र किया था, भारत रत्न से सम्मानित किया। और 5 सितंबर को इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? वास्को डी गामा, सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जब आया है तो कोई ना कोई तो होगा है, वो है कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला, और किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। और इसको किसने भेजा था? तो जेम्स प्रथम ने। जेम्स प्रथम ने भेजा था कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर 1609 में जहांगीर के दरबार में। 28वां सवाल, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? गणेश शंकर मावलंकर, सुकुमार सेन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 27 मई 1964 को। और इन्हीं के जो जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाते हैं, है ना। क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद करते थे चाचा नेहरू। ये गुलाब का फूल अपने पॉकेट में रखा करते थे, तो इसलिए इन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता था। स्वतंत्रता के पहले ही सबको पता था कि यही बनने वाले हैं प्रधानमंत्री, और वाकई ये प्रधानमंत्री बने। महात्मा गांधी के संरक्षण में थे इन्होंने, और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा रोल है इनका, और एक सर्वोच्च नेता के रूप में ये उभरे थे। इन्होंने 1947 में भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना को लेकर के 1964 तक, अपने निधन तक भारत का शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र निर्माता, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार और कश्मीरी पंडित के साथ इनके मूल की वजह से इसे पंडित नेहरू भी बुलाया जाता था। बच्चे के प्यारे थे इसलिए इसे चाचा नेहरू भी बुलाया जाता था। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है? इत सिंह, फाहियान, हुएनसांग। देखिए जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं सबके सब यात्री हैं, लेकिन हुएनसांग जो है, फाहियान जो है, वो भारत में भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था और धार्मिक मिशन पर आया था। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो पैदल यात्रा करता था और समुद्र मार्ग के रास्ते लौट गए थे। फाहियान बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और इन्होंने 374 ईस्वी में, इनका जन्म बता रहा 374 ईस्वी में सांची में हुआ था। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और वो भारत में एक धार्मिक यात्रा के तौर पर आए थे। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कैलाशनाथ काटजू। तो भारत का जो प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। सरदार की जो उपलब्धि थी इनको महिलाओं ने बारदोली आंदोलन के दौरान दिया था इन्हें, ये भी याद रखिए। और पिछला बार पूछा गया है बिहार पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्राइमरी का 24 तारीख वाला एग्ज़ाम है, ये सवाल पूछा गया है कि किसने इसे उपाधि दी थी सरदार की, तो वो महिलाओं ने दी थी बारदोली आंदोलन के दौरान।
2014 में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाता इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। ये भारत में 1947 से लेकर 1950 तक अपने कार्यकाल में थे। और ये वीडियो आपने देखा, कितने मैंने आपके लिए मेहनत की, कितनी सारे डिस्क्रिप्टिव चीज़ें डाली जाकि आपको एक के साथ अनेक चीज़ें बात पता चले। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है अच्छी तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, अभी तुरंत करो, लेट मत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में। हम इसी तरह की अगली वीडियो के साथ आपके सामने उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।